हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है पीडियाट्रिक्स के एक नए वीडियो लेक्चर में। और शुरू करूं उससे पहले बता दूं मैं आपको कि ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसमें से हर बार क्वेश्चन आता रहता है नॉर्मल नियोनेटोलॉजी में से। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने वो पॉइंट्स सेलेक्ट किए हैं, वो टॉपिक चूज किया है जिनमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसमें पूरा डिटेल नहीं बताकर केवल हम उन्हीं पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन से रिलेटेड होता है या फिर एग्ज़ाम में रिपीटेडली पूछा जाता है। तो आप समझ लीजिए कि इसमें जो भी एक एक लाइन आएगी वो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं। ओके फ्रेंड्स, शुरू करूँ उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। यदि आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए नियोनेटोलॉजी शुरू करते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसी को हम लेंगे। नियोनेटल पीरियड कितना होता है? जो होता है फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ इज़ द नियोनेटल पीरियड। ओके, अब इसी को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है अर्ली नियोनेट पीरियड और लेट नियोनेटल पीरियड। तो जो फर्स्ट 7 डेज ऑफ लाइफ है वो आपको अर्ली नियोनेट पीरियड बोलना है। जैसे आप इसका दूसरा ऐसे बोल सकते हैं, डे ऑफ बर्थ से लेकर के लेस देन 7 कंप्लीटेड डेज, मीन 7 दिन तक जो होगा वो हो जाएगा अर्ली नियोनेट। ओके, ऐसा ही क्वेश्चन आया था जिसमें ये ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। अर्ली नियोनेट पीरियड क्या होता है। दूसरा था लेट नियोनेट पीरियड, जिसमें आता है कि 7वें दिन से लेकर 28 दिन तक का वो होता है लेट नियोनेटल पीरियड। फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, आप इसको एक बार अच्छे से ध्यान रखिएगा। वैसे सभी को पता होता है इनका, फिर भी मेरा यही है कि जिनको नहीं पता है उनको भी फ़ायदा हो। ओके, अगला देखते हैं कि क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग जो होता है वो उसमें वेट नहीं देखते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला होता है टर्म। टर्म का मतलब है 37 से वीक और 42, 37 टू 42 के बीच में आ रहा है उसको हम टर्म बोलेंगे। प्री टर्म होगा जो लेस देन 37 आ जाएगा उसको हम प्री टर्म बोलेंगे। और पोस्ट टर्म होता है वो 42 वीक्स के बाद जो बर्थ होता है उसको हम पोस्ट टर्म बोलते हैं। दोनों ही पूछे गए क्वेश्चन है, प्री टर्म और पोस्ट टर्म, आपको ध्यान रखना है। अगला हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू बर्थ वेट। बर्थ वेट के अकॉर्डिंग, जिसमें हम गेस्टेशनल एज को नहीं देखते हैं। ये तो हमने पहला जो वीडियो था उसमें बताया था, तो वही चीज़ है, वापस इस पर रिपीट नहीं करेंगे, बस एक बार आप देख लीजिए। LBW, VLBW एंड ELBW, ये इनका तीनों का वेट क्राइटेरिया ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। मोस्टली इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग, ठीक है। वेट कितना क्या है, तो इसमें से मोस्टली जो पूछा गया है वो LBW पूछा गया है। 2 बार आया है ELBW क्या होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। ओके, अगला हम देख लेते हैं कि गेस्टेशनल एज और बर्थ वेट के अकॉर्डिंग, ये भी मैंने लुसेंचो चार्ट बताया था फर्स्ट जो हमारा इंट्रोडक्शन था उसमें। और आप उसमें देख सकते हैं, एक नॉर्मली बता दूं कि 10th से 19th परसेंटाइल तक के बीच का होता है वो होता है अप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज। और जो 10th से बिलो है उसको हम बोलते हैं स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज। और जो इससे ज़्यादा होगा वो होगा लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज। ओके, इसमें हम क्या देखते हैं कि गेस्टेशनल एज, सपोज इसका हमने देखा गेस्टेशनल एज सेम है, अब उस पर देखेंगे कि ये 100 परसेंटाइल हो गया, जिसमें से 10th से 19 परसेंटाइल तक के जो होगा वो अप्रोप्रिएट होगा, उससे लेस है तो हम उसको स्मॉल बोलेंगे और जो ज़्यादा है उसको हम लार्ज बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला हम देख लेते हैं कि लार्ज फॉर डेट नियोनेट के क्या क्या कॉज हो सकते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको ये पांचों याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पांचों ही कारण हैं लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज, हाँ, LFD बेबी के लिए। तो आप इसमें देखिए, डायबिटिक मदर है उसका इन्फेंट होगा वो भी लार्ज फॉर डेट होगा। कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म है बच्चे को, तो उसमें भी LFD बेबी होगा। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स मदर फादर ही साइज़ लंबा है तो उसको भी LFD होगा, मीन्स लार्ज होगा वो। और सोटो सिंड्रोम, या फिर आप बोल सकते हैं सेरेब्रल जायंटिज्म, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड अफेक्ट हो जाती है तो उसमें बेबी की साइज़ बढ़ जाती है। एक है बैक विद वाइडमैन सिंड्रोम, ये भी एक एग्जाम इम्पोर्टेंट कोज है जिसमें लार्ज फॉर डेट बेबी देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वापस बोल रहा हूँ,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये जो मैंने बताई है, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आता रहता है। आगे हम देखते हैं नॉर्मल नियोनेट में क्या क्या क्राइटेरिया होता है। देखा था पिछले वीडियोस में भी, फिर भी एक बार इसीलिए रिपीट हो रहा है ये चीज़ क्योंकि बार बार आता रहता है। जो बर्थ वेट होता है वो 2.8 kg होता है। लेंथ इसकी 50 सेंटीमीटर होती है। अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट रेशियो 1.7:1, ये इम्पोर्टेंट है। हाइट सर्कमफ्रेंस 33 to 35 सेंटीमीटर होता है। हार्ट रेट मोस्टली आपको इसका आंसर यही दीजिएगा, 120 to 140 बीट्स पर मिनट। रेस्पिरेटरी रेट होगा वो 40 to 60 ब्रेथ्स पर मिनट होगा। देखिए अब नॉर्मल एबनॉर्मल देख लेते हैं। यदि पेरिफेरल साइनोसिस है, मीन्स इसको आप एक्रोसाइनोसिस बोलते हैं, वो नॉर्मल है। सॉफ्ट सिस्टोलिक मर्मर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सॉफ्ट सिस्टोलिक मर्मर यदि बेबी में दिख रहा है तो वो क्या कैसे फाइंडिंग है, दैट इज़ नॉर्मल फाइंडिंग। अब जो एबनॉर्मल की बात करें तो साइनोसिस, सेंट्रल साइनोसिस है वो एबनॉर्मल होगा, और जॉन्डिस होगा बर्थ के टाइम, वो एबनॉर्मल होगा। तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। अगला हम देखते हैं प्रीटर्म नियोनेट। प्रीटर्म नियोनेट है तो हम गेस्टेशनल एज को असेस करने के लिए, नियोनेट की गेस्टेशनल एज को असेस करने के लिए कौन सा टूल यूज़ करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें आपको देना है एक्सटेंडेड न्यू बेलार्ड स्कोर। एक्सटेंडेड न्यू बेलार्ड स्कोर ये जाएगा। और किसके लिए यूज़ करते हैं हम, 20 to 44 वीक्स गेस्टेशन, इससे हम असेस कर सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जनरल करेक्टरिस्टिक्स और हेड टू टो हम दोनों देखेंगे। पहले जनरल करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जो प्रीटर्म नियोनेट होता है उसका। तो आप इसमें देखेंगे लेसर सबक्यूटेनियस फेट, ठीक है। जनरलाइज्ड हाइपोटोनिया मीन्स एक्सटेंडेड पोस्चर होगा। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ मैं इसी चीज़ को, आप अच्छे से पढ़िएगा। स्किन होगी उसकी थिन हो जाएगी, ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगी, एंड फ्राइएबल मीन्स हल्का सा करते ही फ्राई मतलब स्क्रैच हो जाते हैं उस पर। एबंडेंट लेंगो हेयर्स ज़्यादा देखने को मिलता है, लेंगो हेयर्स, ठीक है। और वर्निक्स कैसियोसा वो बहुत कम देखने को मिलती है। तो ये सभी करेक्टरिस्टिक्स है, पूछे जाते हैं इनमें से क्वेश्चन। ऑब्वियसली आप अच्छे से पढ़िएगा इसको। अब हेड टू टो की बात करें तो हेड थोड़ा लार्ज होगा, ठीक है। एंटीरियर फंटानेल लार्ज होगा, वाइड ओपन होगा, क्योंकि अभी बेबी अंदर था ना तो इसलिए वो अच्छी तरह से बना नहीं है। और ईयर कार्टिलेज है वो बहुत कम, पुअरली फॉर्म्ड होती है, इसलिए सॉफ्ट और डिफॉर्मेबल ईयर्स होते हैं। ईयर्स इतने डेवलप नहीं हो पाते ढंग से। जो ब्रेस्ट बर्ड साइज है वो नॉर्मल नियोनेट से कम होता है, लेस देन 5 mm साइज। जेनाइटेलिया की बात करें तो मेल में जो स्क्रोटम होता है वो पुअरली फॉर्म्ड होता है, और टेस्टिस है वो अनडिसेंडेंट रहते हैं। फीमेल में लेबिया मेजोरा जो होता है वो वाइडली सेपरेटेड रहता है, और लेबिया माइनोरा जो अंदर होता है वो क्लियरली विजिबल होता है कि सेपरेट है इसलिए। और डीप क्रीजेस जो सोल पे होती है वो देखने को नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स ये भी एक इम्पोर्टेंट पूरा पॉइंट मैंने प्रीटर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन बने हैं वो सारा इसमें इंक्लूड किया है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। और जो हम आगे क्वेश्चंस लेके आएंगे तो उसमें से आंसर आपको इसमें से दीजिएगा। ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेज हैं जो बर्थ के टाइम होता है। ऑब्वियसली इसमें से क्वेश्चन आया कि कौन सा रिफ्लेक्स है जो फर्स्ट डिसअपियर होता है, लेट डिसअपियर होता है, ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हम रिफ्लेक्सेस के बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तब तक हम इसी को देखते हैं। जो टर्म बेबी होता है उसका बर्थ के टाइम कौन से होते हैं, वो होता है रूटिंग रिफ्लेक्स बर्थ के टाइम होता है, मोरो रिफ्लेक्स होता है, पामर रिफ्लेक्स होता है, ग्रैस्पिंग, ठीक है, और एटोनिक एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स भी इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। प्रेजेंट आफ्टर बर्थ जो बर्थ के बाद में होता है वो है पैरासूट रिफ्लेक्स, लेनार्डू रिफ्लेक्स एंड नेक राइटनिंग रिफ्लेक्स, ये सब आपको देखने को मिलता है। एक इसमें रह गया सिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, ये भी हम इसमें, ये सब बर्थ के बाद होता है। इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा। मैंने जो बताया है यह एटोनिक एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स और सिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, ठीक है। बर्थ के टाइम और बर्थ के बाद कौन सा रहता है वो आपको देखना है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बता रहा हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग में कौन सा मदद करता है बेबी को, वो होता है रूटिंग रिफ्लेक्स। और जो सबसे पहले डिसअपियर होता है वो कौन सा है, वो भी ये है रूटिंग रिफ्लेक्स। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बात करते हैं मोरो रिफ्लेक्स की।
मोरो रिफ्लेक्स का क्या होता है, सिमेट्रिकल एबडक्शन होता है और एक्सटेंशन होता है अपर एक्सट्रीमिटीज़ का, मतलब हैंड्स का, जिसमें पहले पहले क्या होता है, फ्लेक्शन होता है, फिर एडक्शन होता है। पहले वो दूर करे, सॉरी फ्लेक्स करेगा, फिर इसको एडक्ट करेगा अपर लिम्स को, ठीक है। पहले एबडक्शन है ये, फ्लेक्शन फिर एबडक्शन होगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। सिमेट्रिकल एबडक्शन एंड एक्सटेंशन, एडक्शन एंड एक्सटेंशन, ओके। अब देखिए हम इसमें बात कर लेते हैं। एक्सटेंशन ऑफ हेड एंड ट्रंक्स, मूवमेंट ऑफ लोअर लिम्स एंड क्राइंग, ये सब भी होता है। इसमें क्या होता है, सिमेट्रिकल एबडक्शन होता है। एबडक्शन मीन्स दूर ले जाता है और फिर एक्सटेंशन करता है, फिर बाद में उसको फ्लेक्शन और एडक्ट करता है। ये बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पहले उसको दूर ले जाएगा, फिर उसको पास में लाएगा, तो ये एक सीक्वेंस होता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि हेड और ट्रंक है उसको भी एक्सटेंड कर देता है, लोअर लिम्स को मूव करता है और बच्चा क्राई करता है, ये सभी इसमें शामिल है। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ओके। हम देखते हैं कब होता है ये 28 वीक्स होता है गेस्टेशन का, तब ये देखने को मिलता है। फर्स्ट कंपोनेंट जो सबसे पहले अपीयर होता है वो होता है ओपनिंग ऑफ हैंड्स, हैंड्स को ओपन करेगा। मोरो रिफ्लेक्स कम्प्लीटली अपीयर मीन्स कब आ जाता है पूरी तरह से, वो 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे आ जाता है, ठीक है। डिसअपीयर कब डिसअपीयर होता है, तो इसका 2 आंसर दिया हुआ है। करेक्ट आंसर जो बोलूँ मैं, 6 मंथ तक चला जाता है, और उससे पहले बोल रहा है 3 महीने पे भी 5 महीने तक, मीन्स यही है कि 3 महीने से 6 महीने तक आपको इसका आंसर ध्यान रखना ओपी घाई के अनुसार, कि 3 से 6 महीने में ये डिसअपीयर हो जाता है। यदि ये 6 महीने से बाद भी है तो सेरेब्रल डैमेज को इंडिकेट करता है। मोरो रिफ्लेक्स होता है जो एक बार चला गया तो दोबारा कभी नहीं आता है, ये ध्यान रखने की बात है कि मोरो रिफ्लेक्स ऐसा रिफ्लेक्स है, एक बार चला जाता है तो फिर वापस अपीयर नहीं होता है कभी भी, ओके फ्रेंड्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी मोरो रिफ्लेक्स के बारे में। जितना क्वेश्चन बना है सारा मैंने बताया है कि क्या उसका सीक्वेंस होता है, हाँ कब तक क्या क्या इसमें होता है, और कब अपीयर हो जाता है, कम्प्लीटली कब आ जाता है, और कब चला जाता है, ठीक है। और इसका यदि लेट समय तक है तो आप इसमें सेरेब्रल डैमेज को आप इंडिकेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब देखिए मोरो रिफ्लेक्स, ज़्यादा मोरो रिफ्लेक्स दिखा रहा है तो स्टेज 1 HTE, इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। ये देखने को इसमें देखने को मिलता है। और एसिमेट्रिकल मोरो रिफ्लेक्स है तो आप देख सकते हैं इसमें ERB's पाल्सी, कंजेनाइटल हेमीप्लेजिया, और स्केलेटल कोजेज की बात करें तो फ्रैक्चर क्लेविकल, ऑब्वियसली एक तरफ झुक जाएगा बच्चा, शोल्डर जॉइंट डिस्प्लेसमेंट है, डिसलोकेशन है, तो आपको ये कोज देखने को मिलेगा कि एसिमेट्रिकल मोरो रिफ्लेक्स बच्चा दिखाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट कॉमन है, जो बोन फ्रैक्चर होता है बेबी में, नियोनेट में, वो आंसर है क्लेविकल, जिसको हंसली हंसली बोलते हैं ना, वो वाला, ठीक है। हाँ तो अब है कि ये ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जिनके बारे में एक मदर को वरी नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको तो होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आता रहता है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या नॉर्मल चीज़ें होती हैं नियोनेट में। मीलिया, ठीक है, स्वेट डक्ट या फिर स्वेट डक्ट है उसका प्लग हो जाता है, उसके कारण से कलरलेस पेप्यूल्स हो जाते हैं, जिसको हम मीलिया बोलते हैं। एरिथीमा टॉक्सिकम नियोनेट्रम, एरिथीमा मीन्स रेडिश हो जाता है। मैक्यूलोपेपुलर रेस मेनली ऑन ट्रंक इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, ठीक है। और किस कारण से, मतलब एलर्जी टाइप होता है ना, रेड रेड हो जाता है, तो वो देखने को मिलता है, यूसिनोफिल्स के कारण से देखने को ये मिलता है। मंगोलियन स्पॉट अगला आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लूइश ब्लैक डिस्कलरेशन हो जाता है, बैक और बटक्स पे देखने को मिलता है, लोअर बैक और बटक्स पे। और किस कारण से, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होती है ना, उनके माइग्रेशन के कारण से देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ पूछी गई है एक बार कि जो मंगोलियन स्पॉट होता है वो किस कारण देखने को मिलता है, तो आपको आंसर देना था उसमें, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स का माइग्रेशन होता है, उसके कारण से देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स अगले हम देखते हैं कि स्ट्रोक बाइट, जिसको हम साल्मोन पैच भी बोलते हैं, ये क्या होता है, कैपिलरी हेमिएंजियोमा होता है। ये आई ब्रोज या फिर नेप ऑफ नेक, इन जगह पे देखने को मिलता है। इनका पिक्चर मैं दिखाऊंगा एक बार ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। एप्स्टीन पर्ल की बात करें तो पर्ल जैसे, मतलब जैसे मोती होता है वैसा एक वाइट लीजन देखने को मिलता है
हार्ड पे लेट पे देखने को मिलता है। और क्या होता है, एपिथेलियल इंक्लूजन सिस्ट बनता है, ये उसके कारण से होता है। जो एपिथेलियल इंक्लूजन सिस्ट है वही एप्स्टिन पर्ल बनाता है। ओके फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आगे हम देखते हैं एक्नी नियोनेट्रम। एक्नी नियोनेट्रम मीन्स बच्चे के फेस पे भी एक्नीज देखने को मिल सकता है, जो मैटरनल एंड्रोजन्स के कारण से देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं सम कंजंक्टिवाइटल हिमोरेजेज, जो कि ऑब्वियसली बर्थ इंजरी है। मेस्टाइटिस नियोनेट्रम, जो ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट देखने को मिलता है बेबी में। ठीक है, दोनों में देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि फ़ीमेल में देखने को मिलता है। और 2-3 दिन जो उसकी एज होती है तब तक रहता है ये। किस कारण से, मैटरनल हार्मोन्स के इफ़ेक्ट के कारण से देखने को मिलता है। ओके फ्रेंड्स, इतना ही है, इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। सभी क्वेश्चन जो आए हुए हैं वही हमने लिए हैं। तो अगला आता है हाइमेनल टैग। ठीक है, जो वेजाइनल ओपनिंग होती है उसके पास में स्किन ग्रोथ देखने को मिलती है, वो हाइमेनल टैग होती है। फिजियोलॉजिकल फिमोसिस मीन्स जो स्किन कवर किए हुए हैं ग्लांस पेनिस को, वो फिमोसिस फिजियोलॉजिकल होता है। फिजियोलॉजिकल वेट लॉस, ये इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि 10% वेट लॉस कर देता है बेबी अपने 3 से 5 दिन तक, और फिर 10वें दिन तक वापस उसका आ जाता है। ठीक है, और प्रीटर्म बेबी है वो 15% अपना बर्थ वेट है होता है वो लॉस कर देते हैं 7 से 10 दिन तक, और 15वें दिन तक उनमें रीगेन होता है। ये दोनों इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको बता दो, इनमें से क्वेश्चन आता रहता है। प्रीटर्म का बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इतना ही है। आप फोटोज़ दिखाएंगे आपको एक बार, थोड़ा सा सिफिला हेमाटोमा और कैपुट सक्सीडेनम, इसकी बात कर लेते हैं। कैपुट सक्सीडेनम होता है वो सूचर लाइन को क्रॉस करता है। ठीक है, ये क्या होता है, एडिमा होता है लेयर ऑफ स्काल्प में, लेयर ऑफ स्काल्प में ये एडिमा आप देख सकते हैं इसमें पिक्चर में। और ये है बर्थ पे प्रेजेंट होता है, इसका मैक्सिमम साइज बर्थ के टाइम ही होता है। और ये है मतलब आप बोल सकते हैं कि 2 से 3 दिन या फिर 48 से 72 घंटे पर डिसअपियर हो जाता है। और यह जॉन्डिस नहीं करता है, इसके कारण से कोई जॉन्डिस नहीं होता है। अब हम देखते हैं सिफेलो हेमाटोमा। हेमाटोमा ऑब्वियसली सब पेरियोस्टियल जो हेमोरेज होता है, मतलब बोन की जो पेरियोस्टियम होता है उसके नीचे हेमोरेज होता है, और ये सूचर लाइन को ये क्रॉस नहीं करेगा। सभी क्वेश्चन आप एक अच्छी तरह से कंपैरिजन के साथ पढ़िएगा। 24 ओवर लेता है, मीन्स जन्म के 1 दिन बाद अपीयर हो जाता है, और 5 से 7 दिन लगते हैं, वीक लगते हैं इसको डिसअपियर होने में। और इससे नियोनेटल जॉन्डिस हो जाता है बेबी को। ठीक है, हो सकता है, हो जाता है, कंफर्म नहीं है पर हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ये आप देखिए, ये है मीलिया। ठीक है, जो स्वेट ग्लैंड्स थी वो ब्लॉक हो जाती है, प्लग हो जाता है, इस कारण से देखने को मिलता है। ये है स्ट्रोक बाइट जो मैंने बताया, जो उसमें देखने को मिलता है बिटवीन आईब्रोज, फॉरहेड पे। ठीक है, अगला हम देखें, ये है एप्स्टिन पर्ल, जो एपिथेलियल सेल्स है उनके कारण से देखने को मिल रहा है। और ये है, क्या है ये है आपके स्ट्रोक, वो मंगोलियन स्पॉट, जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होती है उनके मूवमेंट के कारण से, माइग्रेशन के कारण से देखने को मिलता है। ओके फ्रेंड्स, तो यही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा, और हमने बहुत से ऐसे टॉपिक्स लिए हैं इसमें, सभी चीज़ों को बहुत मेहनत से कलेक्ट किया है। पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार फिर से मिलेंगे ऐसे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।